नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं दिनेश आपके सामने आपके बीच में हाजिर हुआ हूं एक ऐसे विषय पर वार्ता के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राजस्थान राज्य स्तर की परीक्षाओं के लिए, केंद्र स्तर की उन परीक्षाओं के लिए जिसके अंदर आपसे हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपन उसी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। अपन ने एक बिंदु स्टार्ट किया था, शब्द निर्माण। कौन सा? शब्द निर्माण। और शब्द निर्माण के अंदर शब्द निर्माण का दूसरा बिंदु के ऊपर अपन वार्ता कर रहे हैं। शब्द निर्माण, शब्द निर्माण के 4 बिंदु अपन पढ़ते हैं, जिनमें एक संधि जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ ली, और उसके बाद अपन ने शब्द निर्माण का दूसरा बिंदु शुरू किया था, समास। समास समास की अपन ने बात की, समास शब्द का अर्थ समझा, समास के कितने होते हैं प्रकार, अपन ने समझा कि समास विग्रह के कितने होते हैं प्रकार, उन सब चीजों के बारे में अपन ने बात की। समास के प्रकारों के बारे में बात करते हुए अपन ने 4 प्रकार पढ़े, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं समास का अगला प्रकार, समास का 5वां प्रकार, जिसका नाम है द्वंद्व समास। तो आज की क्लास के अंदर जो अपन पढ़ने जाएंगे, कौन सा पढ़ेंगे? द्वंद्व समास पढ़ेंगे। कौन सा समास पढ़ेंगे साथियों? द्वंद्व समास पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला समास अपन पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा बहुव्रीहि समास। तो कौन सा होगा? बहु बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। तो एक बार जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, उन बातों का मोटा-मोटी रूप से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन बढ़ेंगे आज की क्लास की ओर। तो पिछली क्लास के अंदर जो अपन ने पढ़ा था, वो अपन ने ये पढ़ा था कि कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन सा पढ़ा था? कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन दोनों के बीच में क्या होता है विशेष फर्क, उस फर्क को अपन ने देखा था। मैं आपके सामने उस फर्क को वापिस से बताना चाहूंगा। एक तीसरा फर्क यहाँ पे आता है, उसको भी मैं बताना चाहूंगा। चलिए देखते हैं कि वो क्या है फर्क। मैं आपके सामने लिखता हूँ कर्मधारय समास। क्या लिखा मैंने? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और एक मैं आपके सामने लिखता हूँ द्विगु समास। क्या लिखता हूँ? द्विगु समास। द्विगु समास। तो द्विगु समास और कर्मधारय समास की क्या है पहचान? कि विशेषण के साथ में आपको क्या मिलेगा? कि विशेषण आपको पूर्व पद के रूप में मिलेगा, और उत्तर पद के रूप में आपको क्या मिलेगी? संज्ञा मिलेगी। उसी प्रकार से आपको द्विगु समास के अंदर भी क्या कहा गया था? कि विशेषण पूर्व पद के रूप में मिलेगा, और उत्तर पद के रूप में आपको क्या मिलेगा? संज्ञा मिलेगी। उत्तर पद के रूप में आपको क्या मिलेगी? संज्ञा मिलेगी। तो इन दोनों के अंदर, इस कर्मधारय और द्विगु के अंदर किस प्रकार से फर्क अपन करेंगे। तो तब मैंने आपको बताया था कि द्विगु के अंदर विशेषण होगा तो कौन सा होगा? कि संख्यावाची विशेषण होगा। कौन सा होगा? संख्यावाची विशेषण। द्विगु द्विगु शब्द का समास विग्रह करते ही इसकी सारी परिभाषाएं, सारे शब्द, सारा खेल अपने सामने आ जाता है। किस प्रकार से? देखो, द्विगु शब्द का अपन समास विग्रह करते हैं तो क्या लिखते हैं? दो गायों का समूह। क्या लिखते हैं? दो गायों का समूह। तो यहां से पहचान के सारे तरीके अपने सामने आ जाते हैं। इसके अंदर जो पहला शब्द मिला क्या? दो। तो दो क्या है? दो एक संख्यावाची है। दो क्या होती है? दो एक संख्या ही होती है। दो क्या होती है? एक संख्या ही होती है। तो यहां से अपन को क्या मिला? कि दो एक संख्यावाची है। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या कह रहा है? कि संज्ञा। तो यहाँ पे जो गाय दे रखी है, ये क्या है? ये संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के नाम को, बस छोटी सी परिभाषा अभी आपको फिलहाल याद करनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, बस इतना सा ध्यान रखो कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्या है? पेन है। तो पेन क्या है? संज्ञा है। पेन किसी वस्तु का नाम है, इसलिए नाम क्या हो गई? संज्ञा हो गई।
तो बस आपको बस छोटी-सी परिभाषा, सरल सी परिभाषा ध्यान रखनी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो तीसरी पहचान के रूप में अपन को क्या मिल रहा है? समूह मिल रहा है। तो द्विगु समास क्या कहता है कि समूह या समाहार का बोध कराने वाले समास कौन से होते हैं? द्विगु समास होते हैं। अब वापिस आते हैं कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास के अंदर विशेषण मिलता है, विशेषण के साथ में संज्ञा मिलती है। तो यहाँ पे तो संज्ञावाची विशेषण आ गया, तो यहाँ पे कौन आएगा? इस संज्ञावाची विशेषण के अलावा जो भी विशेषण बच जाता है, वो सारे विशेषण किसके अंदर आएंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। तो विशेषण कितने होते हैं? अगर विशेषण की प्रकारों की बात करूं, तो विशेषण के प्रकार होते हैं 5 और जिनमें से एक है संज्ञावाची। और इस संज्ञावाची के अलावा जितने शेष रह जाते हैं, वो क्या होते हैं? उनको मैं नाम दे देता हूं असंज्ञावाची विशेषण। असंख्यवाची विशेषण। तो कर्मधारय के अंदर आपको क्या मिलेगा? असंख्यवाची विशेषण के साथ में संज्ञा मिले तो समास कौन सा? कर्मधारय। अब कर्मधारय के संबंध में अपन ने जो याद करने का जो तरीका था कि विशेषण में आपको क्या मिल सकता है जो मिल सकता है और क्या मिल सकता है? के समान मिल सकता है। क्या मिल सकता है? के समान मिल सकता है और क्या मिल सकता है? और आपको मिल सकता है रूपी। क्या मिल सकता है? रूपी। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है कि विशेषण विशेष्य वह सामासिक पद जिसके अंतर्गत विशेष्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का लोप रहता है। समास कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है, बस इतनी सी बातें आपको कर्मधारय समास से संबंधित याद रखनी है। द्विगु समास की बात कर ली। मैंने आपको बताया था कि एक तीसरा समास भी अपन को यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। तो चलते हैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो एक अपन ने समास का पहला प्रकार पढ़ा था। कौन सा प्रकार पढ़ा था? अव्ययी भाव समास। तब मैंने वहां पे पहचान के रूप में आपको एक लाइन लिखवाई थी। कौन सी लाइन लिखवाई थी? कि अव्यय के साथ में आपको क्या मिले? अव्यय या फिर उपसर्ग। अव्यय या फिर उपसर्ग के साथ में आपको क्या मिले? संज्ञा मिले। तो यहाँ पे पूर्व पद के रूप में अपन को 3 जगह पे संज्ञा मिली। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। द्विगु समास के अंदर आपको सामान्यतः कौन सी संज्ञा मिलेगी? सामान्यतः आपको जातिवाचक संज्ञा मिलेगी। कौन सी संज्ञा मिलेगी? जातिवाचक संज्ञा मिलेगी। इतनी सी बातें आपको इस संबंध में याद रखनी है। तो ये था अपन की पिछली क्लास का मोटा-मोटी रिवीजन। पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बारे में अपन ने बातचीत की। अब बातचीत करते हैं आगे और अगला प्रकार पढ़ते हैं समास का। अगला प्रकार है जो आज की क्लास का पहला प्रकार है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व शब्द सुनते ही आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या क्या महसूस होता है कि द्वंद्व का अर्थ क्या होता होगा? तो ऐसे द्वंद्व शब्द सुनते ही आपके मन में ऐसे नहीं आ रहा कि संघर्ष, दो चीजों के बीच में संघर्ष हो रहा है, दो चीजें एक दूसरे का विरोध कर रही है, एक दूसरे के प्रति लड़ रही है, झगड़ रही है, ऐसा वाला महसूस होता है? तो बस वही अर्थ होता है इस द्वंद्व का। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है कि जिसकी किसी के साथ बनती नहीं है, किसी के साथ नहीं बन रही, वो एक दूसरे के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं अपन उसको समझेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना सा ध्यान रखना है कि द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष। देखो, जो मैं उच्चारण करना कर रहा हूं, उस उच्चारण पे विशेष तौर से ध्यान देना। मैं क्या उच्चारण कर रहा हूं? इस शब्द का, मैं पर्टिकुलर इस शब्द की बात कर रहा हूं। द्वंद्व, द्वंद्व नहीं, द्वंद्व नहीं। एक होता है द्वंद्व, एक क्या होता है? एक होता है द्वंद्व। एक अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं द्वंद्व। अपन इसको किस प्रकार से लिखते हैं? अपन इसको लिखते हैं
तो यहाँ पे अपन को द आधा मिलता है और व यहाँ पे पूरा मिलता है और इस व के ऊपर अपन को अनुस्वार मिलता है द्वंद्व। वापिस अंतिम वर्ण की आपके उच्चारण में आवाज आनी चाहिए द्वंद्व। अगर आप द्वंद्व बोलते हैं, अगर आप इस द पर आकर रुक जाते हैं, तो आप गलत बोल रहे हैं। इस द्वंद्व का अर्थ अलग होता है, इस द्वंद्व का अर्थ अलग होता है। इस द्वंद्व का अर्थ क्या होता है कि घंटी बजाने का जो घड़िया होता है ना, उसे कहते हैं द्वंद्व। क्या कहते हैं? द्वंद्व। द तक रुकना है और इस जो अपन समास पढ़ेंगे द्वंद्व, जो संघर्ष वाला है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसको किस प्रकार से पढ़ना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। द्वंद्व, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। क्या पढ़ रहे हैं? द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल दो आज की क्लास की, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है, आप इसका अर्थ लिख दो, संघर्ष। और इसका एक अन्य अर्थ भी अपन को मिलता है, जो मिलता है जोड़ा। ठीक है? तो इसकी पहचान के आप कुछ बिंदु लिखेंगे। पहले आपको मैं बता देता हूं कि पद प्रधानता के आधार पर समास कौन सा? पद प्रधानता के आधार पर क्या इसके एक पद प्रधान है, या फिर पूर्व पद प्रधान है, या फिर उत्तर पद प्रधान है, या फिर दोनों पद प्रधान है, या फिर दोनों पद अप्रधान है, आपको बताना है। जैसा कि अपन ने इसके बारे में पहली क्लास के अंदर इस संबंध में वार्ता कर रखी है। तो द्वंद्व समास का नाम आते ही आपके दिलो दिमाग के अंदर आना चाहिए कि जिसके दोनों पद प्रधान हो। पहला बिंदु आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि जिसके दोनों पद प्रधान हो। क्या लिखेंगे? कि दोनों पद प्रधान हो। लिखो देखे, दोनों पद प्रधान हो। दूसरा बिंदु आप इसके अंदर लिखेंगे, पहला बिंदु आपने इसके अंदर क्या लिखा कि दोनों पद प्रधान हो। दूसरा बिंदु लिखेंगे कि जिसका संपूर्ण पद संख्यावाची हो। संपूर्ण पद, संपूर्ण पद कहूं, चाहे सामासिक पद कहूं, चाहे समस्त पद कहूं, चाहे सामासिक शब्द कहूं, एक ही बात है। आप, मैं उम्मीद करता हूं इस बात की आप इसका अर्थ अच्छे से समझ गए कि संपूर्ण पद कौन सा। ठीक है? कि संपूर्ण पद क्या हो? संपूर्ण पद संख्यावाची हो। संपूर्ण पद संख्यावाची हो। तो सर ये बात तो आपने द्विगु समास पढ़ाते समय भी बताई थी कि संपूर्ण पद संख्यावाची हो। तो अब मैं द्वंद्व और द्विगु के अंदर किस प्रकार से फर्क करूंगा? दो उदाहरण आपके सामने लिखता हूं। पहला उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा था चवन्नी। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं 25। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि क्या जो मैंने दो पद आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों पद संख्यावाची है कि नहीं है? ये दोनों पद संख्यावाची है कि नहीं है, या फिर संपूर्ण पद संख्यावाची है कि नहीं है, आप मेरे को ये बता दो। अगर आपने द्विगु समास अच्छे से देखा है और यदि आपने वो क्लास नहीं देखी, तो विंग्स एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। एक बेहतर तरीके से प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको आराम से सारी क्लासें मिल जाएगी। तो मैंने आपके सामने शब्द लिखा चौनी। तो चौनी क्या है? एक संख्यावाची पद है। एक मैंने अगला पद लिखा आपके सामने 25। तो 25 भी क्या है? संख्यावाची पद है। तो चौनी का अपन ने समास विग्रह किया था, चार आनों का समूह। इसका समास विग्रह अपन ने क्या देखा था कि चार आनों का समूह। आप लिख दो, देखिए इसका समास विग्रह। आपको अपने आप इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चौनी का क्या होता है कि चार आनों का समूह। चार आनों का समूह। और 25 का अर्थ क्या होता है? 25 का समास विग्रह हो जाएगा 20 और 5।
20 और 5। ये क्या हो गया? ये समास विग्रह हो गया। अब आप मेरे को इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, उस फ़र्क को बता दो देखिए। आपको अपने आप इसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बिंदु मैंने आपको द्विगु समास के अंदर इस प्रकार से लिखाया था कि संपूर्ण पद संख्यावाची मिले, लेकिन विग्रह में आपको समूह या समाहार का बोध कराए, तो समास कौन-सा करोगे? द्विगु समास करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि संपूर्ण पद संख्यावाची मिले, लेकिन समास विग्रह में किसमें? समास विग्रह में दोनों पद संख्यावाची मिले। दोनों पद क्या मिले? दोनों पद संख्यावाची मिले। अब ये बात मेरे को कुछ समझ में आई नहीं कि संपूर्ण पद संख्यावाची हो और दोनों विग्रह में दोनों पद संख्यावाची मिले। जैसे कि मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा 25, तो ये 25 क्या है? 25 एक संख्यावाची पद है। 25 एक संख्या है कि नहीं है? इतना सा बता दो मेरे को। एक मैं आपके सामने लिखता हूँ 25 और एक मैं आपके सामने लिखता हूँ 9। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। मेरे को पद तो संख्यावाची मिला, लेकिन इसके समास विग्रह करते समय दोनों पद संख्यावाची नहीं मिलेंगे। तो ये जो 9 है, ये कौन-सा समास होगा? इस 9 के अंदर समास होगा द्विगु। मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूँ 20। 20 क्या है? 20 संख्यावाची है जी। 20 क्या है? संख्यावाची है। आपने कहा था कि 20 संख्यावाची हो तो द्विगु या द्वंद्व समास में से दोनों में से कोई एक होगा। अगर द्विगु का होगा तो समूह या समाहार का बोध कराएगा और द्वंद्व का होगा तो क्या कराएगा? दोनों पद संख्यावाची देगा। लेकिन 20 को देखकर ना तो ये इसके अंदर दोनों पद मिल रहे हैं, तो ये भी क्यों कौन से समास का उदाहरण होगा? ये भी द्विगु समास का उदाहरण होगा। तो द्विगु समास के अंतर्गत आप एक बात ये लिख सकते हैं कि 1 से लेकर तो द्विगु समास के अंदर आप एक बात लिखना और कि 1 से लेकर 9 तक और 10, 20, 30, 40 डैश 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 90, 100 इस प्रकार से जो संख्या चल रही है, वो कौन से समास के अंतर्गत आएगी? वो द्विगु समास के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा यदि 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 आती है तो 11 कौन-सा समास होगा? तो 11 के अंदर मेरे को 2 पद मिल रहे हैं, 10 और 1, 11 तो समास कौन-सा हो जाएगा? तब समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तब समास कौन-सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं वापिस से एक बार आपको समझा देता हूँ कि अपन गिनती लिखते हैं। गिनती किस प्रकार से लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये लिखते हैं। फिर अपन आगे लिखते हैं 11, 12, 13 इस प्रकार से करते-करते अपन 20 तक लिखते हैं। 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे विशेष तौर से बात ध्यान रखनी है कि यदि आपको दोनों पद संख्यावाची मिले तो द्वंद्व समास करना। दोनों पद संख्यावाची किसके अंतर्गत मिलेंगे? आपको मिलेंगे यहाँ से लेकर 11 से लेकर 19, 29, 39, 49 ऐसे-ऐसे करते-करते आपको इस प्रकार से किसमें मिलेंगे? 2 पद मिलेंगे। लेकिन आपको जब यहाँ पे देखोगे 20 को देखोगे तो क्या आपको यहाँ पे 2 पद संख्यावाची के रूप में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या आपको जो 30 है वो संख्यावाची के रूप में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करते हुए चलेंगे, लेकिन इनके अंदर अपन को 2 पद संख्यावाची के रूप में नहीं मिलेंगे। तो ये कौन-सा समास हो जाएगा? जो ये मैंने लिखा, ये तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन-सा हो जाएगा? द्वंद्व समास के अंतर्गत आएँगे और बाकी जो ये बचा है, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका आ जाएगा द्विगु समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा?
द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अपन कहाँ पे वार्ता कर रहे थे कि संपूर्ण पद संज्ञावाची हो, संपूर्ण पद संज्ञावाची हो और समास विग्रह करने पर दोनों पद आपको क्या मिले? संज्ञावाची मिले। समास कौन सा? द्वंद्व समास। इसी के आधार पर द्वंद्व समास के 3 भेद किए गए। कौन से 3 भेद हैं? उनके बारे में वार्ता करते हैं। द्वंद्व समास के 3 उपभेद लिखो। देखिए, पहला उपभेद आप किसके अंतर्गत लिखोगे? पहला उपभेद लिखो, इतरेतर द्वंद्व। क्या लिखोगे? इतरेतर द्वंद्व समास। तो सभी साथियों से मेरा एक प्रश्न है, इस इतरेतर समास का संधि विच्छेद कौन करेगा? इतरेतर समास के अंदर संधि कौन सी है? आप ये बताओ। आपके सामने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा प्रश्न। इतरेतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि का नियम यहाँ पे लग रहा है? कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। तो इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और तीसरा इसके अंतर्गत अपन जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो अपन ने देखे द्वंद्व समास के 3 उपभेद। ठीक है, कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और अपन ने देखा समाहार द्वंद्व समास। तो इनकी पहचान अलग अलग किस प्रकार से होगी, आइए उसके बारे में वार्ता करते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा इतरेतर समास का। अपन बात कर रहे हैं इतरेतर समास के बारे में। इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। चलिए, तो इतरेतर शब्द का किन किन लोगों ने संधि विच्छेद किया? कौन सी संधि है? चलिए मैं आपको इसका संधि विच्छेद करके बताता हूं। आपको यह बताना है कि संधि कौन सी है। तो इसका संधि क्या हो जाएगा? इतर धन इतर। अब बताओ, देखे कौन कौन बताएगा कि संधि कौन सी है? इतर धन इतर। इतरेतर शब्द का संधि विच्छेद हो गया। बताओ देखिए कि कौन कौन इसका संधि कौन सी है, ये बताएगा। तब तक बात करते हैं इसके बारे में। इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान क्या होगी कि आपको समास विग्रह में क्या मिलेगा? और मिले। समास विग्रह में आपको क्या मिले? और मिले। किस प्रकार से? आइए बात तक करते हैं। मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, माता पिता। माता पिता। क्या लिखा मैंने आपके सामने? माता पिता। और जब अपन इसका समास विग्रह करेंगे तब इसका विग्रह क्या हो जाएगा? तो अब इसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? माता और पिता। तो यहाँ पे विग्रह के रूप में आपको क्या मिल रहा है? और मिल रहा है। तो समास कौन सा करेंगे? इतरेतर द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि आपको विग्रह के रूप में आपको और मिला और इसकी पहचान है किसकी? इतरेतर द्वंद्व समास की। जो आपको यहाँ पे पद मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे सामासिक पद मिल रहा है माता पिता, तो इन दोनों के अंदर आपको ये दोनों पद आपको क्या मिलेंगे? दोनों पद प्रधान मिलेंगे। तो आप इतरेतर समास के अंदर स्टार मार्क डाल के ये लिख सकते हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद सार्थक मिलेंगे। दोनों पद सार्थक मिलेंगे। तो आप तो कहते हैं कि द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद सार्थक होंगे, दोनों पद प्रधान किस प्रकार से होंगे?
आप इसके अंदर लिखा रहे हैं कि दोनों पद प्रधान होंगे या फिर दोनों पद सार्थक होंगे। तो अभी अपन कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिनमें से एक शब्द सार्थक होगा, एक शब्द अपन बोलचाल की भाषा के अनुसार उसके अंतर्गत ले रहे हैं। लेकिन वो फिर भी द्वंद्व समास के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। कौन से शब्द होंगे? अभी उनके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूँ धन दौलत। तो अपन इसका समास विग्रह क्या करेंगे? धन और दौलत। धन और दौलत। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या सर हमेशा सामासिक पद के रूप में इस समास इस सब इस इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर सिर्फ 2 पद ही मिलेंगे? लेकिन कभी-कभार आपको इससे अधिक पद भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा तन, मन, धन। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होगा तन, मन और धन। अगर इसके अंदर और उदाहरणों की बात करूँ मैं, तो इसके अंदर और उदाहरण हो जाते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। बहुत सारे उदाहरण इनके अंदर देखने को मिलते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान 3 पद मिल रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे जो आपको और मिल रहा है, ये कौन से समास की पहचान है? तो ये इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान आपको मिल रही है। इतरेतर द्वंद्व समास ये कहता है कि इस इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत जितने भी पद मिलेंगे सभी पद सार्थक होंगे, सभी पद प्रधान होंगे। ठीक है? देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार अपन ने कौन सा पढ़ा था? वैकल्पिक द्वंद्व समास। ये अपन द्वंद्व समास के प्रकार देख रहे हैं। द्वंद्व समास के उपभेद देख रहे हैं। ठीक है? तो वैकल्पिक द्वंद्व समास समास कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के उपभेद अपन देख रहे हैं। द्वंद्व समास का अगला उपभेद क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इसकी पहचान क्या होगी? तो इसकी पहचान के रूप में आपको समास विग्रह में या मिलेगा या फिर अथवा। आपको क्या मिल सकता है? या मिल सकता है या फिर आपको मिल सकता है अथवा। किस प्रकार से? जैसे कि अपन कोई भी कर्म करते हैं, अगर अपन अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अपन को क्या होता है? पुण्य होता है। और यदि अपन गंदे कर्म कर रहे हैं तो अपन को क्या होता है? पाप होता है। उसी प्रकार से पहला उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, पाप या पुण्य। पाप या पुण्य। तो इसका समास विग्रह किस प्रकार से होगा कि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो पुण्य होगा या फिर क्या होगा? पाप होगा। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? पाप या पुण्य। पाप या पुण्य। ठीक है? जैसे कि मैं कोई व्यापार कर रहा हूं, तो व्यापार के अंतर्गत मुझे क्या हो सकता है? या तो मुझे लाभ होगा या फिर क्या होगी? या हानि होगी। तो इसके अंतर्गत अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं कि लाभ हानि। क्या देखते हैं? लाभ हानि। अगर आप व्यापार आपकी रणनीति के अनुसार चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ होगा। और आपकी रणनीति के अनुसार आपने जो सोचा आपके व्यापार के प्रति वैसा काम नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि हानि हो। तो यहाँ पे इसका समास विग्रह क्या हो जाता है? इसका समास विग्रह हो जाता है लाभ या हानि। लाभ या हानि। अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या के स्थान पर लाभ अथवा हानि भी लिख सकते हैं। कोई दो राय नहीं है। कोई भी इसके अंदर गलत चीज नहीं है। ये एकदम शुद्ध चीज है कि मैं या लिखूं तो वही बात है, अथवा लिखूं तो वही बात है। तो लाभ अथवा हानि
या लाभ या हानि, पाप या पुण्य। ठीक है? तो इसके अंतर्गत अपन ने देखा कि वैकल्पिक द्वंद्व समास। आपके सामने 2 विकल्प होंगे। आपको उन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। कुछ ऐसे शब्द अपन ऐसे ही शब्दों का अभ्यास करेंगे कल की क्लास के अंदर। बहुत ही अच्छे स्तर पर अपन देखेंगे। आपका जो समास जो टॉपिक है, जो समास बिंदु है, वो मजबूत किस प्रकार से होगा? एक अच्छे स्तर पर अभ्यास करने से। इसकी क्या है मुख्य बातें, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है? तो अगला प्रकार देख रहे हैं अपन, वैकल्पिक समास देख लिया, वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसके अंदर जो तीसरा प्रकार आता है, समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो इसकी पहचान के रूप में अपन लिखते हैं आदि इत्यादि। क्या लिखते हैं? आदि या फिर इत्यादि। आदि या इत्यादि किस प्रकार से? जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा चाय वाय। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि सामासिक पद के अंदर अपन को 2 पद मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत आपको एक पद सार्थक मिल सकता है और दूसरा शब्द बोलचाल की भाषा के अनुसार उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि चाय वाय, जैसे कि चाय वाय। तो यहाँ पे जो चाय शब्द है, ये क्या है? ये सार्थक शब्द है। लेकिन इस वाय का अर्थ क्या होता है? नहीं जानते? तो इसका समास विग्रह अपन किस प्रकार से करेंगे कि चाय आदि, चाय आदि। उसी प्रकार से अपन लिखते हैं अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी। पड़ोसी तो समझ में आता है, ये अड़ोसी क्या होता है? तो इनमें से आपको एक सार्थक शब्द मिलेगा और एक बोलचाल की भाषा के अनुसार मिलेगा। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं दाल बाटी। क्या लिखता हूं? दाल बाटी। तो इसका समास विग्रह अपन किस प्रकार से करेंगे? दाल बाटी इत्यादि, दाल बाटी इत्यादि। तो इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं द्वंद्व समास को। और द्वंद्व समास के पुनः अपन 3 उपभेद देखते हैं। ठीक है? इनके शब्दकोश के ऊपर, इनके जो उदाहरण हैं, अच्छे-अच्छे उदाहरणों के ऊपर अपन बहुत अच्छे लेवल पर अभ्यास करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रकार पर। अगला प्रकार देखते हैं समास का अगला प्रकार, बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस बहुव्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है। इसके अंदर 2 शब्द हैं, एक बहु और एक व्रीहि। यानी कि अपन को ये सामासिक पद दिया हुआ है। तो इस सामासिक पद का अपन समास विग्रह कर सकते हैं। तो इसका समास विग्रह क्या होगा कि बहु है, बहु का अर्थ क्या होता है? बहु का अर्थ हो जाता है बहुत। और इस व्रीहि का अर्थ क्या हो जाता है? अनाज। या फिर मैं क्या कह सकता हूं? चावल। क्या कह सकता हूं? चावल। कि बहुत है व्रीहि। तो बहुत व्रीहि किनके पास होते हैं? किसान के पास होते हैं। व्रीहि यानी कि अनाज। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हो जाता है धनवान किसान। इसका अर्थ क्या हो जाता है? धनवान किसान। तो अपन समास कौन सा पढ़ रहे हैं? बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं। कौन सा समास पढ़ रहे हैं? बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु अपन लिखेंगे, पहला बिंदु लिखते हैं, फिर इसका अर्थ अपन समझते हैं। पहला बिंदु इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि जिसके दोनों पद क्या हो? दोनों पद अप्रधान हो। दोनों पद क्या हो? दोनों पद गौण हो। दोनों पद गौण हो। दोनों पद इसके अंदर प्रधान नहीं होते। किस प्रकार से? जैसे कि अपन ने यहाँ पे क्या लिखा? बहुव्रीहि। यहाँ पे बहु का अर्थ अपन ने बहुत निकाला।
व्री का अर्थ अपन ने व्री निकाला, व्री का अर्थ अपन ने अनाज से निकाला। लेकिन क्या इन दोनों शब्द यहाँ पे प्रधान है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तीसरा अर्थ कौन-सा? धनवान किसान। तीसरा अर्थ कौन-सा दे रहे हैं? धनवान किसान से दे रहे हैं। तो बहुव्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे कि जो तीसरा अर्थ प्रकट करे, जो तीसरा अर्थ दे। कैसे? जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ लंबोदर। तो लंबोदर का अर्थ समझते ही आपके दिलो-दिमाग के अंदर क्या आता है कि ये गणेश जी से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? गणेश जी से संबंधित बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? गणेश जी से। तो ये गणेश जी इस शब्द से निकला क्या? इस शब्द के अर्थ से निकला गणेश जी? नहीं, क्योंकि इस लंबोदर का अर्थ अपन समझते हैं गणेश, यानी कि ये तीसरा अर्थ दे रहा है। पर्टिकुलर इन 2 शब्दों से ल लंबोदर का अर्थ क्या होता है कि लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका है? गणेश का है। तो इसकी पहचान के क्या कुछ बिंदु हैं? आइए उनको देखते हैं। तो इनकी पहचान के पहला बिंदु आप लिखेंगे कि जो आपको पौराणिक उदाहरण मिले। आप इसके अंदर पहला उदाहरण लिखेंगे, पौराणिक उदाहरण आप इसके अंदर देख सकते हैं। पौराणिक उदाहरण किस प्रकार से? जैसे कि आपको देवी-देवताओं के नाम मिले या देवी-देवताओं के पर्यायवाची शब्द मिले, तो वो किनके अंतर्गत आएँगे? वो आएँगे इस बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएँगे? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएँगे। दूसरा इसके अंतर्गत आएगा पशु-पक्षियों के पर्यायवाची। पशु-पक्षियों के पर्यायवाची। तीसरा बिंदु आप इसे इसके अंतर्गत लिखेंगे किसी देश, राज्य, जिला, इनके नाम अगर आपको मिले तो समास कौन-सा करोगे? बहुव्रीहि समास करोगे। कैसे, किस प्रकार से? देखो, जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किसी देश का नाम है? तो हिंदुस्तान का समास विग्रह क्या होता है? कह हिंदुओं का है स्थान जो। समास कौन-सा? बहुव्रीहि समास। जैसे कि राज्य के रूप में आपके सामने मैं लिखता हूँ राजस्थान। तो समास कौन-सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिले की बात करूँ मैं तो जोधपुर लिखता हूँ। कि जोधा जी के द्वारा बसाया गया नगर कौन-सा? जोधपुर। ठीक है? तो इसके अंतर्गत चौथा बिंदु जो अपन पढ़ेंगे, चौथा बिंदु आप इसके अंतर्गत लिखेंगे किसी धर्म, जाति का नाम। ठीक है? इसके अंतर्गत जो पाँचवाँ बिंदु अपन देखेंगे, किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम, किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम या फिर आप कह सकते हैं किसी पुस्तक का नाम मिले, तो समास कौन-सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। इसके पहचान के अनेकों अर्थ अपन को देखने को मिलते हैं। तो अभी अपन सीखते हैं कि जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूँ त्रिनेत्र। मैंने आपके सामने लिखा त्रिनेत्र। मैं आपको विकल्प देता हूँ कि ये कौन-सा समास है, आपको बताना है। मैंने आपके सामने लिखा कर्मधारय समास। दूसरा विकल्प मैं आपके सामने लिखता हूँ द्विगु समास। तीसरा विकल्प आपको मैंने लिख दिया अव्ययी भाव समास। और चौथा मैं आपके सामने लिखता हूँ उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न का किस प्रकार से जवाब देंगे? यानी कि कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आपको 2 या 2 से अधिक समास मिल सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि अपन के सामने पहला उदाहरण लिखा आ रहा है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र के अंदर अपन को पहला पद क्या मिल रहा है? पहला पद अपन को संख्यावाची मिल रहा है। यानी कि अपन को क्या मिला? संख्यावाची विशेषण मिला। और संख्यावाची विशेषण के साथ में उत्तर पद के रूप में क्या मिल रही है? संज्ञा मिल रही है। तो ये कौन-सा समास होता है? ये समास होता है द्विगु। ये कौन-सा समास होता है? द्विगु। तो यहाँ पे आपन ने कौन-सा विकल्प चुना? द्विगु समास को चुना।
और यदि मैं आपको 4 विकल्प कुछ और देता हूँ, मैंने आपके सामने पहला विकल्प दिया द्विगु, दूसरा विकल्प आपके सामने मैं लिखता हूँ बहुव्रीहि, तीसरा विकल्प मैं आपके सामने लिखता हूँ कर्मधारय, चौथा विकल्प मैं आपके लिखता हूँ ये जो उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है, शब्द वही त्रिनेत्र। अब आप इन चारों में से आपको बताना है कि समास कौन सा है। तब जाके आपको बात समझ में आएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो त्रिनेत्र संज्ञावाची विशेषण वही संज्ञा मिल रही है उत्तर पद के रूप में। तो क्या अब आप यहाँ पे द्विगु समास करोगे? तब यहाँ पे जो त्रिनेत्र मिल रहा है, ये त्रिनेत्र किसी तीसरे का अर्थ दे रहा है, किसी तीसरे का अर्थ दे रहा त्रिनेत्र यानी कि भगवान शिव के बारे में बात कर रहे हैं। तब यहाँ पे अपन कौन सा विकल्प चुनेंगे? तब अपन यहाँ पे विकल्प चुनेंगे बहुव्रीहि समास को। अब यहाँ पे अपन ने द्विगु चुना, यहाँ पे अपन ने बहुव्रीहि चुना, क्यों? अगर कुछ ऐसे उदाहरण जो किसी तीसरे का अर्थ भी देते हो, किसी तीसरे के अर्थ के रूप में रूढ़ हो गए हो, अगर आपको उस समय विकल्प में आपको बहुव्रीहि समास मिल रहा है, तब आप बहुव्रीहि समास को वरीयता देंगे। कौन से समास को वरीयता देंगे? बहुव्रीहि समास को वरीयता देंगे। और यदि विकल्प में आपको बहुव्रीहि समास नहीं मिल रहा, तो आप इसका इस आधार पर इसको चुन सकते हैं। यदि आपको बहुव्रीहि समास विकल्प के अंदर नहीं मिले, ठीक है? दूसरी बात इसके अंदर सीखते हैं। जैसे कि इसी उदाहरण को मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने आपके सामने लिखा, इसी उदाहरण की बात करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा त्रिनेत्र। अब मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा सा प्रश्न मैं बदल देता हूं। इसका मैं समास विग्रह साथ में करके देता हूं। त्रिनेत्र मैं आपके सामने लिखता हूं, प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, त्रिनेत्र। और इसके साथ में मैं आपको समास विग्रह करके देता हूं कि 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समूह। अब आपको बताना है कि समास कौन सा है। आपके सामने 4 विकल्प ये दे रहा हूं, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको अगर परीक्षक आपको समास विग्रह करके प्रश्न पूछता है, तो आप समास विग्रह के आधार पर उसका जवाब देंगे, ना कि वरीयता के आधार पर। किस आधार पर जवाब देंगे? कि उसने समास विग्रह किस प्रकार से किया है। उसने समास विग्रह किस आधार पर किया है। उस समास विग्रह के आधार पर आप प्रश्न का जवाब देंगे, ना कि वरीयता के आधार पर। वरीयता के आधार पर किस प्रकार से? जैसा कि अभी अपन ने बात की थी, त्रिनेत्र सिर्फ आपको सामासिक पद मिलता है, सिर्फ सामासिक पद मिलता है, समास विग्रह साथ में नहीं मिलता। और वो सामासिक पद किसी तीसरे के अर्थ के रूप में रूढ़ हो रहा है, तब अपन वरीयता किसको देंगे? बहुव्रीहि समास को देंगे। और यदि समास विग्रह करके प्रश्न पूछ रहा है, तो उस समास विग्रह के आधार पर अपन उस प्रश्न का जवाब देंगे, ना कि वरीयता के आधार पर। अब इस समास का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नेत्रों का समूह, यानी कि समास कौन सा? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। एक और बात सीखते हैं, फिर अपन आज की क्लास को समाप्त करेंगे। यदि आपको यदि सामासिक पद का उपयोग वाक्य में कर रहा है, तो उसका जवाब अपन किस प्रकार से देंगे? जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं, एक प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूं, कहां चले तुम? कहां चले तुम? पीतांबर पहन के। मैंने आपके सामने एक शब्द है, एक वाक्य में मैंने पीतांबर सामासिक पद का उपयोग किया है और वाक्य मैंने लिखा, कहां चले तुम पीतांबर पहन के। अब आपको बताना है कि रेखांकित पद में कौन सा समास है। विकल्प आपके सामने, पुनः मैं आपके सामने ये लिखता हूं, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास,
कर्मधारय समास और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इनके अंतर्गत कौन-सा समास है। तो यहाँ पे इस पीताम्बर का अर्थ किसके लिए आ रहा है? क्या ये किसी तीसरे के लिए आ रहा है या फिर इसका खुद का जो अर्थ निकल रहा है उसके लिए आ रहा है? तो इसका खुद का अर्थ क्या है कि पीले हैं जो अंबर। पीले हैं जो अंबर। तो इस अंबर का अर्थ क्या होता है? इस अंबर का अर्थ आप आकाश से ले सकते हैं और आप इसका कपड़ों से भी ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? कपड़ों से भी ले सकते हैं। कहाँ चले तुम पीताम्बर पहन के? तो यहाँ पे इसका अर्थ किसके लिए निकल रहा है? इन्हीं कपड़ों के लिए निकल रहा है। इन्हीं पीले कपड़ों के लिए निकल रहा है। तो इसका अर्थ इसके अंदर समास कौन-सा होगा कि यहाँ पे अपन ने पहचान के रूप में अपन को क्या मिल रहा है जो मिल रहा है। क्या मिल रहा है जो मिल रहा है तो समास कौन-सा हो जाएगा? तो समास आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन-सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आपको इसी आधार पर देखते हुए चलना है कि वो प्रश्न परीक्षक अपन से क्या प्रश्न पूछ रहा है। अपन ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करेंगे अगली क्लास के अंदर। अपन अगली क्लास के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे सभी समासों का सारांश देखेंगे और उसके बाद अपन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत ही अच्छे स्तर पर अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।